हमको बंगाल अपने को बहुत आगे अच्छा प्रतिशत दे रहा है, उड़ीसा और अच्छा प्रतिशत दे रहा है, आंध्र दे रहा है, तमिलनाडु केरल में हम संभावना ढूंढ रहे हैं, अच्छी मिल रही है, ईस्ट में मिल रही है। तो अब ये सब सीटें कहाँ जाएगी? हम कांग्रेस नहीं है दम, तो हम क्या करें उसके लिए? चुनाव बहुत अनुकूल स्थिति में है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि हम अपनी पार्टी के बलबूते पर 300 के पार और कुल मिला के एनडीए 400 पार थी। मोदी जी ने 2 बार इसको सिद्ध किया। जब उन्होंने कहा 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, तो बना के बताई। फिर दूसरी बार कहा आपकी बार 300 पार, तो 300 पार होके बताई। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और डॉक्टर मोहन यादव को आप देखते रहते रोज़, कभी बिहार से, कभी पश्चिम बंगाल से। इतना हेक्टिक टूर है उनका और एकदम व्यस्तताएं उनकी चुनाव को लेकर हैं। तो चुनाव में क्या माहौल बन रहा है और बीजेपी 400 पार के नारे के कितने करीब पहुंची है, हम उनसे जानेंगे। साथ ही उनका, चूंकि मुख्यमंत्री बने थे वो नए नए, तो किस तरह का उनका अनुभव रहा। डॉक्टर साहब बताएं, आप चुनाव को लेकर कितना आपका क्या अनुभव रहा अभी? चुनाव बहुत अनुकूल स्थिति में है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि हम अपनी पार्टी के बलबूते पर 300 के पार और कुल मिला के एनडीए 400 पार। तो मैं अब 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 13 राज्यों में मेरा जाना हुआ है और कई जगह से जिस प्रकार का माहौल मध्य प्रदेश में बना हुआ है कि कहीं कोई दिखता ही नहीं दूर दूर तक, ऐसा हर जगह के वातावरण बनता है। और उसी कारण से, और उससे बड़ा कारण माननीय मोदी जी पे जनता ने जो भरोसा किया और जनता ने जो मोदी जी पे आस्था बताई, जनता को प्रतिशत भी उतनी अच्छे ढंग से मोदी जी ने दिया है। और इसलिए मोदी जी का लीडरशिप तो ये अपने देश तो छोड़ो, दुनिया के लिए वो आदर्श स्थिति में पहुंच गए। दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय मोदी जी पहुंच गए। ये इलेक्शन जब शुरू हुआ था तो बात थी अब की बार 400 पार, जो भाजपा ने आज भी है। तो ऐसा लग रहा है कि उस नारे के करीब पहुंच रही है भाजपा। क्यों नहीं पहुंच रही? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के, ये कह रहे 400 पार क्यों कह रहे हो? हमने कहा तुम बताओ तो 500 पार बोलो। तुम तो बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी तो हवा निकली पड़ी है, तो हमको भी नहीं बोलने दोगे? तो हमको क्यों नहीं बोलना? हम तो कह रहे हैं। मोदी जी ने 2 बार इसको सिद्ध किया। जब उन्होंने कहा 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, तो बना के बताई। फिर दूसरी बार कहा आपकी बार 300 पार, तो 300 पार होके बताई। अब बताइए, कोई लगातार अपनी प्रोग्रेस देगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बात नहीं रखेगा क्या? भी हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना? 543 कुल सीटें हैं, तो अब आने वाले समय में हो सकता है हम 500 पार की बात करेंगे, क्योंकि जनता का जो प्रतिशत मिलता जा रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विविधता वाले अलग अलग प्रांत, इतना बड़ा भौगोलिक देश, ऐसे में जनता को एक पार्टी पे लगातार बनाए रखना, तो ये बड़ी बात है। पर ये क्या इसको कहा जा रहा माइंड गेम है? बीजेपी का माइंड गेम है प्रचार के साथ साथ? माइंड गेम नहीं है, ये कंक्रीट गेम है, सामने दिख रहा है। इसमें क्या है? आप मेरे को लाइन से बताओ, आप ही जरा अगर थोड़ा जोड़ बाकी करके बता दो। क्या गुजरात में हम रिपीट नहीं हो रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं? जो हमारी सॉलिड जितनी स्टेट है वो तो हमने सब अपनी रखी, बल्कि अब हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं आप देखो। हमको बंगाल अपने को बहुत आगे अच्छा प्रतिशत दे रहा है, उड़ीसा और अच्छा प्रतिशत दे रहा है, आंध्र दे रहा है, तमिलनाडु केरल में हम संभावना ढूंढ रहे हैं, अच्छी मिल रही है, ईस्ट में मिल रही है। तो अब ये सब सीटें कहाँ जाएगी? हम कांग्रेस नहीं है दम, तो हम क्या करें उसके लिए? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। आपने कहा था इस बार जो है वो, पिछली एक बार 2014 में 27 आई थी, 2019 में 28 आई थी। आप लोगों ने कहा था इस बार पूरी सीटें जीत के आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की सीट जो है, जो मानी जाती है कि बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और कांग्रेस तो 28 पे लड़ी है, कांग्रेस तो 29 पे लड़ भी नहीं पाई। कांग्रेस तो 27 पे लड़ी। वो तो भाग गए ना, उनके मैदान ही छोड़ गए, हम क्या करें उसके लिए? तो हम तो उसको देख रहे हैं कांग्रेस को, कि हम 29 जीतने की बात कह रहे हैं, वो 29 पे लड़ भी नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से लोग जो है वो इस पूरे चुनाव के दौरान भाजपा में आए हैं। 3 तो विधायक आए हैं। आपकी पार्टी में इन सबको कैसे समाहित करेंगे, कुछ उसके लिए कुछ सोचा है? देखो, बहुत सरल है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की बहुत अच्छी परंपरा है और यहाँ रहने वालों को धैर्य से, अनुशासन से और अपने आचरण से रहना पड़ता है, ये लोग जानते हैं। और ये तो वो निराशा का दौर है कि कांग्रेस में भी जितने बच्चे हैं उसमें से और आधे आ जाते हैं। हमने तो रोका कि अब हम नहीं ले रहे, क्योंकि हम लेने में भी उनको ले रहे हैं जिनको लग रहा है कि इनको लेना चाहिए। कांग्रेस की तो स्थिति बहुत खराब, निराशाजनक वातावरण में 20 साल से वो वैसे ही सरकार से बाहर है।
भूले भटके एक बार बनी तो अपने वजन से गिर गई। और लीडरशिप भी अभी अभी तक उनकी उतनी उम्र से बाहर नहीं आ रही, और अभी उनकी खुद की अपने अंदर की ऐसी स्थितियाँ कि मुझे लगता है कि कई बार मतलब कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको प्रशिक्षण देगी भाजपा? क्यों नहीं देना ही है, वो तो हमारा सिस्टम है। हम तो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, यहाँ सब कार्यकर्ता बराबर है। बाहर की दृष्टि से हम अलग अलग दायित्व पे हो सकते हैं। दूसरा, आपको लगभग 6 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो जाएंगे आप रिजल्ट देखो ना हमारे, तो रिजल्ट आपका अपने दिख रहे हैं क्या? तो आप जैसे बताइए, जिस प्रकार से हमने परमात्मा की दया से भाजपा की सरकार बनी, लगभग 6 महीने हमारे 11 तारीख को पूरे होंगे, लेकिन आप उस तरह से देखिए कि 3 महीने अभी आचार संहिता के हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने मतलब लगभग 90 से 100 दिन हमको मिले थे। 100 दिन तो क्या 2 दिन में रिजल्ट देख लिए थे, जब हमने निर्णय किया कि हमारे यहाँ लाउड स्पीकर पर कंट्रोल रहेगा, खुले में मछली मांस नहीं बिकेगा। आपने गुनाह से लेकर के प्रशासनिक निर्णय देखे होंगे, तो प्रशासन की दक्षता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जनता के हितों को लेकर के भी अभी जबलपुर में हमने जो घटना की है, जो प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई हुई है, नर्सिंग पे कार्रवाई हो रही है, तो ये यही सरकार के दक्षता के और कौन से प्रमाण दूं? पर आपको लगता है कि अब जो चुनाव के तुरंत बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिन पर आपको तुरंत अमल करना है, जिसमें नहीं है, वो तो जनता के बीच में हमारे पास विशाल विषय की कमी नहीं है। जी लोकप्रिय विषय, जिन विषयों के आधार पर प्रदेश को आगे ले जाना, जल संरचनाओं पर सभी कर रहे हैं ना। अभी देखो ना, आप लाइन पानी से के लिए बहुत अहम है। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं हम बताइए ना? शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, पर्यटन, रोजगार अर्थात उद्योग, अधोसंरचनाएं सभी प्रकार की, बिजली, पानी, ये हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर ये तो ठीक है, सेंट्रल के भी कई विषय, जैसे रेलवे की नई कनेक्टिविटी और निकालना, वो भी हम करने वाले हैं। एविएशन पे काम कर रहा है, हवाई यातायात की सुविधा बढ़ाएंगे। सभी क्षेत्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में संभावना है, उन सब पे काम कर रहे हैं। आचार संहिता के तुरंत बाद यदि हम बात करें तो क्या बड़ा डिसीजन अब आपको लग रहा है कि जो करना है? देखो, डिसीजन तो बहुत सारे हैं, और ये समय ऐसा चलता है कि आज जो हुआ कल और अच्छा होगा। मेरे इस परंपरा में जैसे नदी का बहाव है ना, गंगा का बहाव इसलिए गंगा कहलाती कि वो निरंतर बहती रहती, तो विचारों के प्रवाह में विकास के नए नए प्रतिमान बनाने का सदैव मौका मिलता है। और मैं इस बात में भरोसा करता हूँ कि जहाँ से हमारी सरकार चली थी और यहाँ आई और यहाँ से और आगे जा रही, तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है, इससे ज़्यादा स्वर्णिम समय कहाँ मिलेगा? नर्सिंग कॉलेजेस का एक बड़ा इशू चल रहा है। मेरा हो गया। नर्सिंग कॉलेज के एक इशू, बड़ा इशू चल रहा है, उस पर क्या आपको लग देखिए, रहा है, क्या नर्सिंग निर्णय लेगा? कॉलेज के ऊपर माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच की निर्देश दिए हैं, और सीबीआई के निर्देशन में जो जो जांच हो रही है, हम उस पर बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी किसी एकदम को नहीं लेटेस्ट छोड़ने आपने वाले। छाछठ की कार्रवाई हाँ, की जो- छाछठी की। आज ही हमने एक सब इंस्पेक्टर हमारा बर्खास्त किया, तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। गलती किसी की भी होगी, गलती गलती हो। मतलब जीरो टॉलरेंस पे आप फिर से लौट रहे हैं। 100%। अच्छा, एक आखिरी बताइए, सिंहस्थ 28-29 का हो रहा है प्लान आपका, उसको किस तरह से करेंगे? अरे सिंहस्थ तो बहुत अच्छे से होगा, वो गौरव है देश का। कुल 4 ही तो मेले हैं जो अपने को देश में इस सनातन संस्कृति की ध्वजा को लहराने का मौका देते हैं, और हमसे भाग्यशाली 4 में से एक उज्जैन आता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो आप प्रत्येक 12 साल बात भी है कि वो उस तरह प्रत्येक 12 साल के बाद आए, प्रत्येक माननीय मोदी जी से लेकर सबकी, तो हम अपने उस गौरवशाली क्षण को कैसे जाने देंगे? तो जो जिस तरह क्षिप्रा के पानी की व्यवस्था की है, सभी प्रकार के प्रबंध हम कर रहे हैं, जिस प्रबंधों के आधार पर। कोई कमेटी बनाई आपने? हाँ, वो तो लगातार। अभी तो हमने कहा कि बड़े बड़े काम जो 2-3-4 साल पहले होना चाहिए, वो निर्णय हम करते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो छोटी छोटी आवश्यकता, उसके लिए सब सुझाव भी लेते जा रहे हैं। और केवल उज्जैन नहीं, इसके लिए निमाड़ में ओंकारेश्वर महादेव जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, दादा साहब धुनीवाले से लेकर के उधर बड़वानी से लेकर झाबुआ, इधर पशुपतिनाथ, मंदसौर, नीमच, हर देवस्थान, ये अकेला सिंहस्थ में केवल उज्जैन से आके नहीं निकलेगा आदमी, वो इंदौर संभाग में भी सब दूर जाएगा, उज्जैन संभाग में भी जाएगा, इवन भोपाल का रेलवे स्टेशन से लेकर सब पे विचार कर रहे हैं। पिछली बार भी हुआ था, क्योंकि जहाँ जहाँ से यात्री आएंगे पूरे देश के लोग आते हैं, तो सारी कनेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, सब सुविधाएं बने, सभी प्रकार की विकास। तो एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का विषय क्या उज्जैन को? हाँ, आध्यात्मिक शहर तो है ही वो, लेकिन केवल आध्यात्मिक नहीं है, ज्योग्राफिकली भी वो है, साइंस की दृष्टि से भी है, साइंस की एजुकेशन सिटी भी है,
हेल्थ सिटी भी बना रहा है, पहली हेल्थ मेडी सिटी बना रहा है। नहीं, ये जो आध्यात्मिक सिटी बनाएंगे इसमें कुछ अलग मतलब कुछ सोचा है कि क्या? नहीं, वैसे वो है ही आध्यात्मिक, लेकिन जैसे वो कई सारी सुविधाएं जुटाना, कई सारे लोगों की, जैसे शंकराचार्यों की इच्छा है कि हमारे भी मठ बने, कई महामंडलेश्वर आना चाहते हैं, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं आना चाहती, सामाजिक संस्थाएं आना चाहती, और आज के समय में आदमी रिटायरमेंट के बाद कुछ समय गुजारना चाहता है, देश से विदेश से लोग आना चाहते हैं। जोग्राफिकली भी उज्जैन का साइंटिफिक अलग महत्व है, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से तय हो भविष्य में, इसकी भी एक सेंटर, इसकी ऑब्जर्वेटरी हमारी काम कर रही है, एक साइंस सिटी बन रही है, आईआईटी का डीप टेक रिसर्च सेंटर बनाया हमने उज्जैन। ऐसे कई कारणों से हर एक आधुनिक साइंस से, प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, वर्तमान के समय के हिसाब से ये सारी बातों को जोड़ करके हमारी अपनी गुणात्मक रूप से विकास की गति का भी वो पैमाना बने, और आदिकाल के हमारे आदर्श का भी वो उदाहरण बने। उसमें शिक्षा का केंद्र हो, स्वास्थ्य का केंद्र हो, धर्म का, आध्यात्म का, संस्कृति का, इतिहास का, पुरातत्व का, जल संरक्षणों का, जल संरचनाओं का, जो जो आप सोच सकते हैं वो सब चीजें वहाँ मिले। और वहाँ क्या मिले? ऐसा माने कि विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन जो है वो एक नए स्वरूप में दिखने वाली है। नहीं, पूरा प्रदेश दिखने वाला है। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उज्जैन उसका एक पार्ट है, उसमें कोई खासतौर पे राम जो कॉरिडोर आपने बोला है, चित्रकूट का सभी राम वन पदगमन जो हर है, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सभी धाम जहाँ जहाँ उनकी लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को जगमगाएंगे। इसी के लिए तो सरकार में उनका के लिए। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यस्तताओं के बीच में मुख्यमंत्री ने हमसे चर्चा की है और हम इस कड़ी को आगे और जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।